रहा हूँ। वेल आई एम बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो मैं तुम्हें बताता हूँ यार कि आज हम इस वीडियो में फाइनली क्या लेकर जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपका एंड करेंगे बैक एक्सरसाइज ज्योग्राफी की, जैसा कि तुम थंबनेल लेकर समझ ही चुके होंगे। तो वेल बताता हूँ, फटाफट से देखते हैं, चेक करते हैं और फटाफट से इस वीडियो और इस चैप्टर को एंड करते हैं। काफी ज्यादा पार्ट्स हो गए इसमें। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, यार तुम्हें पता है, याद है एक डायग्राम दिखाया था और मैंने कहा था अर्थ के इनसाइड क्या होता है, कोर। कोर से बाहर वाली लेयर क्या होती है? वेल सुना है मैंने, मानव के अंदर पहनी बनियान, बनियान है कोर। फिर कोर के बाद ये जो बीच वाली लेयर है ये मेंटल, इसके ऊपर एक लेयर और है। वेल वो जो लेयर है वो क्या है? क्रस्ट। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको वेल क्या बोलते हैं? क्रस्ट। यार तुम्हें याद है टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, ऑब्वियस। अब तुम्हें नहीं पता तो जाओ ऐसे रटो मत कि इस वीडियो को खोला, बैक एक्सरसाइज रट के चले गए और जाकर एग्जाम में पेपर देकर आ जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। बस तुमने अपना बेस खत्म कर दिया। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि टेक्टोनिक प्लेट्स मूव क्यों करती हैं। दो टेक्टोनिक प्लेट्स पास आती हैं कन्वर्जेंट, दूर जाती है डाइवर्जेंट। और यहाँ पर ये पूछा कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स दूर जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। यार इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अभी तो बताया था कि अर्थ के अंदर की सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? कोर। वेल मेंटल, मेंटल बीच में लाया करता है कोर और क्रस्ट के। तो मेंटल किसके बीच में है? द मेंटल लाइज बिटवीन कोर एंड क्रस्ट। अब यार आउटर कोर जो होता है, वेल कोर 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 में दो लेयर्स होती हैं। कोर को भी हम फर्दर बाइफोकेट करते हैं, इनर और आउटर। चाहे इनर हो चाहे आउटर हो, कोर हमेशा तुम्हें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। क्यों? अर्थ के इनसाइड एनर्जी बहुत ज्यादा है और सब कुछ पिघल जाता है। यार मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे घर में लोहा है? ऑब्वियस। क्या वो सॉलिड फॉर्म में? ऑब्वियस। लेकिन क्या उसका अपना एक मेल्टिंग पॉइंट है? क्या वो 1000 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाएगा? ऑब्वियसली पिघल सकता है। तो हर एक चीज का मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जब तुम इनसाइड द डेप्थ जाते हो तो हर एक चीज मेल्ट हो जाती है। तो वेल अगर मैं पूछता हूँ कि आउटर कोर किस फॉर्म में? लिक्विड। वी शेप्ड वैलीज कौन बनाते हैं? वी शेप्ड वैलीज, वी शेप्ड वैलीज, याद करो याद करो याद करो। वेल मैंने तुम्हें बताया था कि जब नदियां निकलती हैं पहाड़ों से तो वेल वो क्या बनाती हैं? वी शेप्ड वैलीज। क्या बनाती हैं? तो रिवर्स बनाती हैं वी शेप्ड वैलीज। और यू शेप्ड वैलीज कौन बनाते हैं? ग्लेशियर्स। यार अगर तुम्हें फॉर्मूलाज नहीं पता ना तो वेल तुम एक मैजिक को मिस कर रहे हो इस सब्जेक्ट के पीछे का। और वेल वो मैजिक तुम्हें पता होना चाहिए यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ गए? तो वेल वी शेप वैलीज बनाते हैं रिवर्स, यू शेप वैलीज बनाती हैं ग्लेशियर्स। अब क्यों बनाती है इसके लिए तुम्हें 7 के 7 पार्ट को देखना होगा, सॉरी 8 के 8 पार्ट को। पहले 9th पार्ट है, चलो तो अब ध्यान से देखते हैं। तुम्हें तुमसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो यहाँ तुम्हें 4 पॉइंट्स गिवन है और तुम्हें बताना है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ को लेकर कौन सी बातचीत सही है। क्या अर्थ में लेयर्ड स्ट्रक्चर है, क्रस्ट, मेंटल कोर? बात तो सही है। जब तुम सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जाते हो तो जो डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स वो इंक्रीज होती है। यार बहुत सारी लेयर्स है। वेल अगर तुम्हें याद होगा लिथोस्फेयर, एनोस्फेयर, मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, कोर, आउटर कोर, इनर कोर। तो बात सही है। जो क्रस्ट है क्या वो ग्रेट वैरायटी ऑफ रॉक्स की बनी है? ऑब्वियस यार, क्रस्ट में केवल एक तरीके के रॉक्स नहीं मिलते, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मल्टीपल वैरायटी ऑफ रॉक्स देखने को मिलती है। वेल तुम्हें नहीं पता, आगे पता चलेगा कि ये क्या होते हैं। क्या एवरेज थिकनेस ऑफ क्रस्ट क्या 100 टू 150 किलोमीटर की तरफ जितना वेरी करती है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। वेल तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में क्रस्ट की थिकनेस कितने किलोमीटर्स तक होती है, बताना यार। अगर तुमने जेन्युइन वीडियोस को फॉलो किया, जेन्युइन तुमने चैप्टर्स को समझा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कितनी थिकनेस है और तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो फोर्थ इज इनकरेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर तुमसे पूछा था कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो शुरुआत के 3, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर तुमसे पूछा आइडेंटिफाई द गिवन इमेज, इस इमेज में हो क्या रहा है। ऑब्वियस मैं तुमसे पूछता हूँ इस इमेज में क्या हो रहा है, तो तुम क्या कहोगे? लैंडस्लाइड, समझ गए? पहाड़ खिसक कर नीचे गिर रहा है। यार यहाँ पर तुमसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, क्या ग्लेशियर्स। यार अब तुम्हें याद होगा दो तरीके के ग्लेशियर्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल और माउंटेन। याद है मुझे दिखाई थी, याद है? नहीं, क्या कर रहे हो यार, क्यों मैजिक मिस कर रहे हो सब्जेक्ट के? चलो फटाफट से देखो। तो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स क्या होते हैं भाई? अर्थ, अर्थ पे कभी अंटार्कटिका गए हो? अंटार्कटिका पोल्स पर पड़ता है, तो पोल्स पर ठंड होती है। तो वहां पर जो ग्लेशियर्स बनते हैं कि पूरा कंटिनेंट ही बर्फ के पहाड़ी से ढका है, उसको बोलते हैं कंटिनेंटल ग्लेशियर्स। ये साइज में बहुत बड़े होते हैं और क्योंकि बहुत बड़े हैं तो उनकी जो मूवमेंट भी होती है स्लो होती है एज कम्पेयर टू माउंटेन ग्लेशियर्स। क्योंकि माउंटेन मतलब पहाड़, हिमालयास, है ना? तो वहां से पे जो ग्लेशियर्स है वो थोड़े मूव करते हैं फास्ट, क्योंकि वो स्टीप है, मतलब ढलान है। तो बात सही है, कंटिनेंटल ग्लेशियर साइज में बड़े भी होते हैं और मूवमेंट्स कम भी होती है। कि ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया में फैले होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो अब यहाँ मैचेट देखते हैं। एल्फ्रेड वेगनर ने कौन सी थ्योरी दी थी, बताओ मुझे फटाफट से बताओ। एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कौन सी?
कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हैरी एस ने कौन सी दी थी? सी फ्लोरिंग। कौन सी दी थी? सी फ्लोरिंग। तिब्बतन प्लेटू को मैंने कहा था 1 मार्क्स के लिए क्या भी कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और माउंट फुजियामा कहाँ पड़ता है? जापान। समझ गए? चलो, तो मुझे लगता है तुम्हें क्लियर होगा। आगे की तरफ आते हैं और फटाफट से एक बार फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं। जो सॉलिड आउटर कवरिंग होती है अर्थ की, which envelops its interior portion is called। यार जो सॉलिड आउटर कवरिंग है ना अर्थ की, जो इंटीरियर सी बनी है उसको क्रस्ट कहा जाता है। चले आगे चलो। अ नैरो वैली विथ स्टीप वॉल्स इज कॉल्ड जॉर्ज। याद है जॉर्ज? पानी बहता हुआ पहाड़ों से जब निकलता है बहुत स्पीड से होता है, वेलोसिटी बहुत तेज होती है, तो नदी पहाड़ियों को चीरकर अपना एक रास्ता बनाता है नालीनुमा, उसको बोलते हैं जॉर्ज। आ डैश इज अ हाईलैंड मास। भाई माउंटेन ही तो होता है ऊंचा, और सरफेस कैसे होती है? स्लोपिंग। आ रिलेटिवली फ्लैट एंड लो लाइंग वेस्ट एक्सपेंस ऑफ लैंड। समतल इलाका क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड प्लेन्स, है ना। आ डैश ऑकर ड्यू टू सडन फेलियर ऑफ नेचुरल डैम्स। याद है याद है याद है, लास्ट पार्ट में देखा था GLOF कि अचानक से क्या होता है कि ग्लेशियर्स के टूटने से आपकी नदी में एकदम से बाढ़ सी आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? GLOF। क्लियर? अब यहाँ ना यार ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है, ये ऑटोमेटिकली मैंने सारे कवर किए हैं, शुरुआत के सात पार्ट जो वीडियोस के बनाए हैं। तो एक बार जाओ तुम इन वीडियोस के लेक्चर्स को देखने के बाद इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करो, तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं। वेल मेरी गारंटी है, ट्रस्ट करते हो बस तो बेफिक्र रहो। तो अब यहाँ ध्यान से देखना। वेल कुछ असर्शन रीजन की बने, तो फटाफट से देखते हैं असर्शन रीजन और केस बेस्ड। फटाफट से क्या करते हैं कंप्लीट। चलो, जो आउटर कोर है अर्थ का, क्या वो लिक्विड स्टेट में है? बात तो सही है। क्या आउटर कोर आपका मेनली आयरन और निकल से बना है? बात ये भी सही है। अर्थ में ग्रेविटी है ऑब्वियस, तो ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट के द्वारा कि ग्रेविटी इन्हीं मेटल्स के पिघलने के चलते आती है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो द आउटर कोर ऑफ अर्थ इज इन अ लिक्विड स्टेट बिकॉज आउटर कोर इज मेनली, भाई जब भी मैं बोलता हूँ ना, असर्शन भी एक स्टेटमेंट है, रीजन भी एक स्टेटमेंट है। असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, बीच में रिलेशन बैठता है तो फर्स्ट, नहीं बैठता तो सेकंड। तो कैसे पता लगता है कि रिलेशन बैठता ही नहीं है? कि बिकॉज लगाओ। क्या लगाओ? बिकॉज। तो क्या आउटर कोर अर्थ का लिक्विड स्टेट में है? क्योंकि आउटर कोर पर्टिकुलरली पिघले हुए आयरन और निकल से बना है। बात तो सही है, बैठता है रिलेशन। तो क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा? ए। वेदरिंग एंड इरोजन आर द सेम प्रोसेस? नहीं, दोनों अलग होते हैं। वेदरिंग ब्रेक रॉक्स इन situ while erosion involves transportation of material। बिल्कुल सही बात है। बड़े पत्थर को तोड़कर छोटे पत्थर में कन्वर्ट करना, वेल वो वेदरिंग होता है। इरोजन क्या होता है? जब मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट अर्थक्वेक क्या प्लेट बाउंड्रीज पे आते हैं? ऑब्वियस बात है। यार मुझे एक बात बताओ, जब मैं सनमोट को गिरता हूँ तो ये कहाँ से खुलता है? जहां से एक्चुअल में खुल सकता है ना, नई जगह से तो नहीं टूटेगा। तो जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स का किनारा होता है, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स के साइड में क्रैक है, तो सबसे ज्यादा जो हलचल होती है वो इन किनारों पर ही होती है। और ये रीजन है कि सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स जापान में आते हैं। तो बात तो सही है। असर्शन क्या प्लेट मूवमेंट्स के चलते एक स्ट्रेस बिल्ड होता है रॉक्स पर, और जो रिलीज होता है सिस्मिक वेव्स के थ्रू। यार बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया भी था कि अर्थक्वेक के आने से पहले वेव्स आती हैं, उन वेव्स को क्या कहा जाता है? सिस्मिक वेव्स, और एक्चुअल में यही अर्थक्वेक को कॉज करती हैं। तो बातचीत तो दोनों सही है। अब रीजन देखते हैं। मोस्ट अर्थक्वेक्स ऑकर टू द प्ले अलोंग प्लेट बाउंड्रीज बिकॉज प्लेट मूवमेंट्स कॉज स्ट्रेस टू बिल्ड अप इन रॉक्स व्हिच इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ। यार दोनों बातचीत सही है लेकिन रिलेशन नहीं बैठता। भाई टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारों में ज्यादा इंपैक्ट होता है क्योंकि, नहीं, क्योंकि के बाद एक अलग पॉइंट गिवन है कि प्लेट्स के मूवमेंट से स्ट्रेस होता है, वो रिलेशन सही नहीं बैठता। असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बी। एवरेंचेस क्या माउंटेन रीजन्स पे होते हैं ऑब्वियस, और कब? सर्दियों के दौरान जब क्या गिरती है? बर्फ। सही बात है। लार्ज अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड स्नो बिकम्स अनस्टेबल। बात तो ये भी सही है। तो एवरेंचेस कॉमनली अकर इन माउंटेन रीजन्स ड्यूरिंग विंटर बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ, बिल्कुल सही बात है, पहाड़ों पे होते हैं, सर्दियों में होते हैं क्योंकि एक्यूमुलेट मतलब बर्फ इकट्ठी हो जाती है, अनस्टेबल होने के चलते, ढलान होने के चलते गिर जाती है। असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? चलो अब ध्यान से देखते हैं। यार केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक्चुअल में आएंगे क्लास 9 और क्लास 10 पे, आदत डाल लेना। यार थोड़ा ना वीडियो लेट नाइट शूट कर रहा हूँ तो बाहर तुम्हें आवाज आ रही होगी, इग्नोर करना है ना। एडिटिंग में कोशिश करूंगा कि कुछ कम कर सकूं, उतने भीषण युद्ध में है इस समय। चलो फिर उनका फाइट की स्क्रमिच, एक मजेदार लड़ाई का झगड़ा चल रहा है। अगर जो भी है चलो सामने आता है। यार ये केस बेस्ड क्वेश्चन एक्चुअली में तुम पैराग्राफ देकर सवाल पूछा जाता है,
तो तुम्हें एक पैराग्राफ दिया है, तुमसे सवाल पूछा है, यार मैं तुम्हें हर बार करा रहा हूँ केस बेस्ड क्वेश्चन, याद होगा अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी में, सॉरी अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस में भी कराया, अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी में भी कराया, अब यहाँ पर भी करा दूंगा तो क्या फायदा रहेगा। एक बार खुद से करो, एक बार खुद से करो। और कमेंट सेक्शन में आंसर्स को कमेंट करना, मैं रीड करूंगा। कमेंट सेक्शन में नहीं तो एक पेज इंस्टाग्राम पर चीता ट्यूटोरियल्स, उसको फॉलो करो, वहां डीएम करना, और इसके आंसर्स तुम्हें इंस्टाग्राम की स्टोरी पर मिल रहे होंगे। क्लियर है? चलो आज क्या डेट है? एग्जैक्टली आज 11 मई है, तो इसके आंसर्स मैं 14 मई को अपलोड करूंगा। तो कहाँ? चीता ट्यूटोरियल्स इंस्टाग्राम। तो कनेक्ट करना, चीते ट्यूटोरियल्स को फॉलो करना, तुम्हें काफी काम आएगा, काफी सारी इंफॉर्मेशन होगी जो कि मैं तुम्हें उस पर शेयर करने वाला हूँ। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। ज्योग्राफी का चैप्टर कंप्लीट A to Z एंड होता है। अब हम मिल रहे होंगे किसके साथ? इंग्लिश के साथ। किसके साथ? इंग्लिश। अब तुम्हारे माइंड में 2-3 डाउट्स होंगे कि मैं क्या कराने वाला हूँ, तो इसके लिए एक अगली वीडियो रहेगी जहां पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम करिकुलम और सिलेबस को कैसे लेकर चल रहे होंगे, और नेक्स्ट क्या और कैसे स्टार्ट करेंगे, और आगे सिलेबस कैसे कवर अप रहेगा। तो करते हैं यहीं पर वीडियो को एंड, मिलते हैं अब एक नई धमाकेदार धांसूदार कुछ नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।